हम 8वीं क्लास का गणित प्रकाश भाग 1 में पहले अध्याय का पेज नंबर 14 करेंगे। 14, 15 और 16। और इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रखा है। आपको बाकी वीडियो तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा है पूर्ण घन संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। कि पूर्ण घन संख्याएं और जो लाइन में अगर हम विषम संख्याएं लिखें, क्रमागत होता है लाइन में लिखना, ठीक है, बिना कोई छोड़े, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आज हम उसकी बात करेंगे। घनों के साथ क्रमागत विषम संख्याओं की भी भूमिका होती है। जैसे निम्नलिखित प्रतिरूप को ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे हमने एक विषम संख्या ली तो ये बन गया एक का घन। और अगर हम तीन विषम संख्याएं लेते हैं, तो एक के बाद की बात कर रहे हैं, 3, 5, 8, तो किसका बन गया ये दो का, क्या कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, जैसे इसमें हम अगली जो दो विषम संख्या 3 और 5, हमने दो विषम संख्या ली तो ये दो का घन बन गया। 5 के बाद हम अगली तीन विषम संख्याएं लेते हैं, 7, 9, 11, तो वो तीन, ये तीन संख्याएं आ रही है तो तीन का घन बन जाएगा। उसके बाद वाली अगर हम तीन विषम संख्याएं लेते हैं, 13, 15, 17, 19, तो कितनी संख्याएं ले रहे हैं, चार ले रहे हैं, तो चार का घन हो जाएगा। उससे अगर हम आगे का ले रहे हैं, उससे 19 के बाद वाली विषम संख्याएं लाइन में 5, 21, 23, 25, 27, 29, तो 5 का घन हो जाएगा। जैसे 5 का घन होता है 125 और इनको जोड़ेंगे तो ये भी 125 आ जाता है। उसके बाद वाली लेते हैं, कितनी, 6 ले ली, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारा हो जाएगा, 6 का बन जाएगा हमारा 6 का घन। इसी तरह बीच वाली संख्या जब हम 91 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 91 से लेके 109 तक, ये हमारी 10 विषम संख्याओं का जो 10 विषम संख्याएं हैं तो ये बन जाएगा उसका 10 का घन, और जो होता है हमारा 1000। ठीक है, इसके उत्तर बताया है। क्या आप गणना किए बिना इस उपयुक्त का योगफल कितना है बता सकते हो, ये हमने बता दिया है। फिर आता है घनमूल। घनमूल क्या होता है, जैसे वर्गमूल होता है ऐसे ही घनमूल होता है। इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं कि 8 जो है 2 का घन है, तो हम कह सकते हैं, हम 2 को 8 का घनमूल कह सकते हैं। यानी जिस संख्या को 3 बारी आपस में गुना करने पर जो संख्या मिलेगी, तो जिसको हमने आपस में 3 बारी गुना किया है वो घनमूल बन जाएगा उसका। जैसे 8 को हमने, ये देखो, 8 हमें कैसे मिला था, 2 को 3 बारी गुना किया था। तो जिस संख्या को गुना किया हमने आपस में 3 बारी और जो संख्या हमें प्राप्त होगी, तो इसका घनमूल 2 है। 8 का घनमूल 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। और इसको दर्शाते कैसे, 8 का घनमूल कैसे लिखेंगे, जब हमने वर्गमूल लिखा था तो हमने ये मान लिखा था, बेसिकली इसका मतलब यहाँ 2 होता है जो हम लिखते नहीं। लेकिन अगर हमने घनमूल निकालना है तो 8 और इस डंडे और इसके बीच में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 8 का घनमूल। समझ गए बात को। जैसे यहाँ दिखा रखा है कि 8, 8 के ऊपर ये डंडा, उसके ऊपर 3, तो और कैसे दिखाएंगे, 8, 2 बराबर है 8 के घनमूल से दर्शाते हैं। सामान्यतः यदि जो y है x का घन है, क्या मतलब, जो हमारा जो y है का कैसे मिला है, x को 3 बारी गुना करने पर, जो भी तो एक्स क्यूब बना ना, तो जो हमारा x है ये y का घनमूल है, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम वही चीज लिखेंगे, तो इसे एक्स वाई का घनमूल से दर्शाया जाता है। अतः अगर 8 का घनमूल लेंगे तो हो गया 2 का 3, और ये हो जाएगा, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ घनमूल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमने लिखा, मान लो एक संख्या 4 लिख लेते हैं, इसके ऊपर 3 लगाए, तो इसका मतलब क्या है, 4 की जो पावर है, जो घात है, वो 3 है। ठीक है, और जो अगर हमने इसी 4 को इसी घनमूल के रूप में लिख के दिखाया, इसका मतलब जो हमारी 4 की जो घात है, जो पावर है, वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, समझ गए। तो जैसे इसमें हमने यहाँ पर ये क्या करके दिखाया, ये मैं नीचे पेज पे आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने बोला
8 का घनमूल कितना होगा। 8 किसका वर्ग है, ये 2 के वर्ग के बराबर है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का 3, और इस अंडरूट इस घनमूल को बजाय हम 1/3 लिख सकते हैं। जो हमारी इसके ऊपर घात होती है बाहर निकलेगी तो आपस में गुना हो जाती है। 2 3/1/3, 3 3 कटे और ऊपर आ गया 2 की घात 1, जो बन जाता है हमारा 2। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल, हाई लेवल है, फिर भी अगर कोई समझना चाहता है तो मैंने उसको बता दिया है। ठीक है, तो इसमें से हम इस चीज़ को हम 2 कैसे लिख पाए कि ये 3 1/3 से गुना होके 2 के ऊपर जो घात है, ये पावर है, वो 1 रह गई। ठीक है, इसी प्रकार 27 का घनमूल कैसे मिलेगा, 3 3 3 बारी गुना हुआ है, 3 की जो घात 3, उसका वर्गमूल, उसका घनमूल लिया तो 3 मिल गया। इसी तरह 1000 का जो घनमूल होगा 10 की पावर 3, उसका वर्गमूल घनमूल लिया, 10 मिल गया। सामान्यतः हम कैसे कहेंगे, n, इसका क्या मतलब है, n की पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 घटा हमारा n आ गया। ठीक है, हम कैसे पता लगाए कोई संख्या घन है या नहीं है। आइए वर्गों के उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए देखें क्या हम अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके। आपको याद होगा जैसे हमने वर्गमूल निकाला था, या हमने देखा था कि कोई संख्या वर्ग कैसे है, 2 गुना 2, 2 गुना 2, एक संख्या का आपस में 2 बारी आना जरूरी है। अगर हम 6 लिखे तो 2 गुना में 3, ना 2 का जोड़ा है ना 3 का जोड़ा है, तो ये वर्गमूल नहीं है। तो हमने क्या देखा था, अगर हम 9 ले तो क्या मिलता है, 3 गुना 3। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जोड़े आ जाएं तो उसका हम वर्गमूल यानी वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब पूर्ण घन कैसे प्राप्त करें हम, तो इसमें क्या है, जैसे वर्गमूल में हमने जोड़े देखे थे, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम 3 देखेंगे कि वो जो नंबर है वो 3 बारी है कि नहीं, भाई 3 का जोड़ा है या नहीं है। जैसे अगर हम 3375, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाते जाएं तो ये गुणनखंड बनेंगे, 3 3 बारी आएगा और 5 भी 3 बारी आएगा। ठीक है, तो क्या गुणनखंडों को एक समान 3 भू में विभाजित किया जा सकता है। 3375 के लिए हम 3 गुना 5 के 3 समूह बना सकते हैं। इनको हम किस तरह लिख सकते हैं, या तो 3 गुना 5 एक बारी, ये 3 अगले में आ गया, एक 5 हमने ऊपर से ले लिया, फिर ऐसे ऐसे हम ऐसे भी 3 जोड़े बनाकर लिख सकते हैं, यानी एक 3 यहाँ आ गया, एक 3 यहाँ आया, एक 3 यहाँ आ गया। इसी तरह 5 एक यहाँ आ गया, एक 5 यहाँ आ गया, एक 5 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, और एक 5 यहाँ आ गया। तो इन 3 में से फिर हम एक फाइनल जोड़ा ले लेंगे, 3 गुना में 5। या मुझे इससे अच्छा तरीका लगता है, ये क्या जो है, जब हम इसका मान लो 3375 का हम घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल का मतलब है 3 में से एक संख्या लेनी। 3 3 का जोड़ा बना दिया, एक 3 हमने ले लिया, 5 5 का जोड़ा बना दिया, एक 5 ले लिया हमने। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 की 3 गुना 5 की 3। ठीक है, हम ऐसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यानी 33 जो 3375 है, इसको 3 गुना 5 3 गुना 5 3 गुना 5 हमने बनाया, और 3 गुना 5 गुना 3 मतलब ये 3 गुना 5 आपस में 3 बारी गुना है, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन किसका है, 15 का। दूसरी विधि क्या है कि 3 3 3 को इकट्ठा कर लिया और 5 5 5 को इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब ये 3 की जो घात है वो, यानी 3 की घात 3 है, और 5 का भी घन 3 है, और 5 थी ये 15 मिलाकर गुना करके इनकी घात 3 आ गई। ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, उस दूसरे वाले में गलती होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम 500 का घन पूर्ण घन चेक करते हैं कि नहीं है। अगर 500 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनवाए तो ये देखो 5 तो 3 बारी आया हुआ है, लेकिन 2 3 बारी नहीं आया हुआ। यानी 5 को तो हम 5 का 3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 का तो हम 2 ही लिख पाएंगे, अब 3 नहीं आया तो हम इसका वर्गमूल नहीं ले सकते। जिसका वर्गमूल एक संख्या में नहीं ले सकते तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अतः हम देखते हैं गुणनखंडों को एक समान 3 समूह में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः 500 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब हम अगली की बात करते हैं, एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड और
इसके घन का अभाज्य गुणनखंड। अगर 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2। अगर हम 4 का घन ले लिए, 4 का घन ले लिया, 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौके 64। इसका भी हम घन ले लेंगे, यानी 2 गुना 2 कितनी बार लिख लेंगे, 3 बारी। एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 जोड़ा। इसका मतलब क्या है, 2 के ऊपर 2 हमने 3 बारी लिए, और यानी ये 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया। तो 2 की जो घन है और एक ये 2 का घन है। ठीक है, अगले वाले में और क्लियर हो जाएगा। 6 कितना होता है, 2 गुना 3। 6 का हम घन ले लेंगे, कितना हो जाता है, 6 छिक 36, 36 छिका 216। और 2 गुना 3 भी, यानी ये 2 भी जब हम इसका घन लेंगे, ये 2 भी 3 बारी गुना होगा, या 216 का आप लोग वर्गमूल बना के देखेंगे, 216 के अभाज्य गुणनखंड बना के देखेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से करोगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करोगे तो कितना है, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, 3 से कितना है, 3 निम 27, 3 और 3। कहने का मतलब है क्या क्या हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे, 2, 3 बारी 2 गुना है, और 3 बारी ही 3 की 3 गुना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का घन गुना 3 का घन। ठीक है, अब हम यहाँ तक आप सीखते रहे ना, हम निष्कर्ष बाद में निकालेंगे। इसी तरह है, अगर हम 15 लेते हैं, कितना है, 3 गुना में 5 कितना हो गया, 15 दिए 3375। अगर हम इसके गुणनखंड बनाएंगे तो हमारे ये गुणनखंड बनेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 का घन है और यहाँ 5 का घन हो गया। ठीक है, इसी तरह 12 कितना होता है, 2 दूनी 4 3 12, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड है। 12 का घन कितना होगा, 1728। 1728 के गुणनखंड बनाएंगे तो हमारे पास ये आएगा, एक ये 2 का 3 बार ये आ गया, और ये 3 भी हमारे 3 आ गई। तो यानी इन 2 का हमारा हो जाएगा 2 का घन, इन तीनों का 2 का घन, इन तीनों का 3 का घन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अगर हम किसी भी संख्या का घन लेते हैं तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड है उनका भी घन हो जाएगा। जैसे 4 का घन लिया तो 2 का भी घन हो गया, इस 2 का भी घन हो गया। 6 का घन लिया हमने तो 2 गुना जो 3 है, इनका भी घन हो जाएगा। देखो 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 3 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर हम 15 का घन लेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, हमने अभी 15 को निकाला था, उसके गुणनखंड बनाए थे, तो हमने पाया था कि 3 का भी घन है और 5 का भी घन है। ठीक है, ये भी 3 की क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया। अगर हम 12 का घन यानी क्यूब लेंगे तो जो इसके गुणनखंड है, यानी जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है, वो भी सारे के सारे क्यूब यानी घन में आ रही हैं। तो इससे हमने क्या पाया, अवलोकन कीजिए कि किसी भी संख्या का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उस घन के अभाज्य गुणनखंड में 3 बारी आता है। कि यानी कोई संख्या है, उसका जो अगर हम उसका घन करेंगे तो उसके जो क्या कहते हैं गुणनखंड है, वो भी 3 बार आएंगे। अब हमें निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे इसके कर देते हैं। पहले हमें 64 का करना है, ए पार्ट में किसका करना है, 64 का हमें क्या निकालना है, हाँ वो निकालना है इसका घनमूल। तो 64 का हम क्या कर देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 2 से जा रहा है 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है 16 आ गया, फिर 2 से गया 2 अट्ठे 16 आ गया, फिर हमारा 2 से किया 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमने एक 3 का जोड़ा बना दिया, 2 की 3, और इस 3 का एक और जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, आपस में 4 का घन हमारा 64 का बन रहा है। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख के दिखाएंगे, ये हो जाएगा गड़बड़। हमें यहाँ पर दिखाना है 64 का ऐसे,
कि 64 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे जब हम इसका यहाँ पर भी लिखो सिर्फ 64, लिखने का सही तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब हम इसका जब घनमूल लेंगे तो घनमूल का निशान लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी घनमूल का हमें निशान लगाना पड़ेगा, और यहाँ से ये 1/3 और 3 कट के बाहर उत्तर आ जाएगा ये। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं 64 का जो हमारा घनमूल है वो 4 है। ठीक है, हो गया। अब हम 512 का निकालेंगे, इसी तरह करते हैं 512 का। 512 के पहले हम करते गुणनखंड। करो भाई 512 के गुणनखंड, वीडियो को पॉज करो और करो अपने आप। 2 से होगा, फिर मेरे साथ मिला के देख लेना। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से जा रहे हैं हमारा 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर हम 2 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 64 का अभी हमने किया था वही चीज़ आ जाएगा 32। फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो 2 है हमारा कितनी बार आया हुआ है, 9 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके हम 3 3 के जोड़े बना दिए। एक जोड़ा ये बन गया हमारा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब यानी 2 का घन। ये क्या हो गया, 2 का क्यूब 2 का घन, यानी 2 का क्यूब 2 का घन। अब क्या है, ये सबका घन हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारा 512 है। अब जब 512 का जब हम घनमूल लेंगे ऐसे, तो क्या यहाँ पर भी कैसे लिख देंगे, घन दोनों तरफ सेम चीज़ ले सकते हैं। हमने 8 का घनमूल लिया तो हमारा उत्तर 512 घनमूल का क्या आया, कट के आ गया 8 बार। ये बन गया हमारा उत्तर। ब्लैंक आ गया, चलो ब्लैंक करते हैं इस बार हम। अब हमें निकालना है 729 का। ठीक है, 729, 729 दिख रहा है विषम संख्या, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, नहीं गलत कर गई ना मैं, मुझे लग रहा था मैं गड़बड़ होएगा मुझसे ये, क्योंकि 729 3 के पहाड़े में आता है। 3 से फिर करते, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यस ये ठीक है। फिर 3 से क्या, 3 अठे 24 और 3 एकम 3। अब तो गाड़ी खींच जाएगी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर 3 से किया 3 निम 27, 3 से किया 3 तिया और 3 एकम 3। 1 2 3 4 5 6, 729 को हम 3 की 6 बारी गुना लिख सकते हैं। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 3 का ये जोड़ा बन गया हमारा, और एक 3 का ये हमने अलग ब्रैकेट में ले लिया। इनको आपस में जब गुना किया, 3 तिया 9, इसकी घात हो गई, पावर हो गई 3। अब हमें क्या लेना है, इसका घनमूल लेना है 729। तो इसी तरह जब हम 9 का घनमूल लेंगे, यहाँ आ जाएगा बाहर 3। ठीक है, और ये 3 3 आपस में कट जाएंगे, बाहर निकल जाएगा 9। तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 729 का घनमूल का उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा आ गया उत्तर। अब चलो आगे करते हैं। कर्मागत अंतर। हम जानते हैं कर्मागत पूर्ण वर्गों का अंतर हमें विषम संख्याओं का अनुक्रम प्रदान करता। भी देखते हैं, नीचे दी गई आकृति का अवलोकन कीजिए। इस आकृति में पूर्ण वर्गों के अनुक्रम में अंतर ज्ञात किया गया है। यहाँ 2 चरणों के पश्चात सभी
दो चरण के पश्चात सभी अंतर एक समान है। जैसे पूर्ण वर्ग हमारा एक का एक, एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौक 16, पाँचों पच्चे 25, छः चिक 36 लिखा हुआ है। जब हमने इसको घटाया, चार में से एक घटाया 3 आया, 9 में से 4 घटाया 5 आया, 16 में से 9 घटाया 7 आया, 25 में से 16 घटाए 9 आए, और 36 में से 25 घटाए 11। ठीक है, अलग अलग संख्या है, 3, 5, 7, 9, 11। अब इनको हमने दूसरे चरण में फिर एक दूसरे को घटा दिया। 5 में 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया 2, 11 में से 9 घटाया 2। यानी दूसरे चरण में हमारी सभी संख्या 2 आ गई। क्लियर यहाँ तक? आप क्या बोलता है, कर्मागत पूर्ण घनों के अंतर में उस चरण को ज्ञात कीजिए जब तक अंतर एक समान न हो जाए। तो सेम हमें यहाँ करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लाइन खींच देती हूँ। हमारे पास संख्या है, देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब हो जाता है 64 हो गया, और हमारा 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का क्यूब होता है 216। घटाते हैं, 1 में से 8 गया 7 बचा, 27 में से 8 गए हमारे पास बचे 19, 9 8 17 होते हैं ना। इसमें से गए 7, 5 में से 2 गए 3 बचा 37। इसमें से ये 64 में से 125, 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गए 61 हो गया। यहाँ से घटाया 6 में से इस यानी इस संख्या में से हम ये घटा रहे हैं, 6 में से 5 गया 1, और ये बचा हमारे पास 11, 11 में से बच गए 9, और वो हो गया 1 में से गया 0। ये तो हमारा था चरण, कैसे लिखते आना है, नीचे लिखा हुआ है ना, आना है, ये था हमारा चरण 1। अब हम निकालते हैं चरण 2। अब इनको आपस में घटाते हैं, 19 में से 7 गए, कितना बचा 12, 37 में से 19 गए, कितना बचा 20, और ये बच गए 18, 61 में से 37 गए, कितना बचा 24, 61 में से 91 गए, बचे 30। ये हमारा चरण 2 है, संख्या अब भी बराबर नहीं हुई। अब चरण 3 के अंदर देखते हैं, फिर घटाते हैं। 8, 18 में से 12 गए 6, 24 में से 18 गए 6, 30 में से 24 गए 6। यानी अब तीनों संख्या चरण 3 में घन के अंदर तीसरे चरण में तीनों संख्याएं हमारी बराबर आ गई। ठीक है, जब तक ये हमने कर दिया, उस चरण को ज्ञात कीजिए जब तक अंतर एक समान न हो जाए। हमारे चरण 3 में बराबर हो गए। अब आते इतिहास की एक झलक, कुछ ही मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की प्रथम सूची बेबीलोन निवासियों द्वारा सामान्यतः संवतः 1700 पूर्व में संकलित की गई। कि आज के नहीं है, बेबीलोन एक जगह थी, वहाँ पर 1700 ईस्वी पूर्व में। अब हम पता है ना एडी में, यानी ईस्वी बाद चल रहे हैं, तो आज से तकरीबन 4000 साल पहले इनको ढूंढ लिया गया था। मिट्टी की पट्टिकाओं, ये मिट्टी की पट्टिका बना रखी है, पर पाई जाने वाली इन सूचियों का उपयोग एक वर्गमूल और घनमूल को शीघ्रता से ज्ञात करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ बना के जो तरीका था उनसे फटाफट वर्गमूल और घनमूल निकाल लिया करते थे। इसमें भूमि मापन, वास्तुशिल्प, अभिकल्पना यानी डिजाइन, अन्य ज्यामिति गणना की समस्याओं की आवश्यकता अनुसार हल किया जाता था, इसको यूज कर ये कह दो जमाने के एबेकस जैसा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्ग शब्द का प्रयोग वर्गाकार आकृति या उस क्षेत्रफल या वर्ग दोनों के लिए प्रचलित था। वर्ग हम क्या कहते हैं, तो दो संख्याओं का आपस में गुणा कर दे और या हमारी आकृति बने जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो, या हम किसी संख्या को आपस में गुणा कर दे, x गुना x लिख दिया, उसके लिए हम वर्ग का इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार घन शब्द का ठोस घन के साथ साथ किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणनफल करने के लिए किया जाता था। यानी घन में क्या कर सकते थे, यानी 3 संख्या, मान लो एक x है, दूसरी भी x है, या n ले लेते हैं, एक संख्या n, या इन तीनों को आपस में गुणा कर दिया, ये भी घन हो गया। या हम कोई ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई गुना बराबर हो, इसके लिए भी हम घन का ही इस्तेमाल करते हैं। और वर्ग कैसे करते थे, यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना कर दिया, या हमारी ये जो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए, ये भी हमारे वर्ग हो गए। हाँ, आगे करते हैं। चतुर्थ घात को वर्ग कहा जाता था, वर्ग कहा जाता था, यानी एक संख्या को हम 4 बारी गुना कर दें
तो वो हमारा होता था चतुर्थ घात का मतलब है n की पावर 4, जिसको वर्ग वर्ग कहा जाता था। ये शब्द भारत में कम से कम सामान्यतः तीसरी सदी पूर्व में इस्तेमाल किए जाते थे, यानी 2500 साल पहले भी इस्तेमाल किए जाने लगे थे। आर्यभट्ट या सामान्य संवत 499 के अनुसार चार एक समान भुजाओं वाली एक वर्गाकार आकृति जो हमने ये बना रखी है, और उसके क्षेत्रफल को दर्शाने वाली संख्या वर्ग कहलाती थी। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इन दोनों को गुना करके, दोनों बराबर हैं तो ये वर्ग ही बन गया। दो समान संख्याओं के गुणनफल को भी वर्ग कहते हैं, जो हमने यहाँ दिखाया इसको भी हम वर्ग कहते हैं। इस प्रकार वर्ग शब्द की उत्पत्ति वर्ग घात के लिए एक वर्गाकार आकृति का आलेखी निरूपण से हुई है, यानी वर्गाकार आकृति है, उसके क्षेत्रफल निकालने से हम निरूपण वहां से हमने इसको निरूपण किया है। गणितीय संक्रिया वर्गमूल घनमूल आदि के लिए मूल पौधे की जड़ का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमें वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। जो हमारा ये शब्द मूल है, मूल का मतलब होता है पौधे की जड़, ठीक है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन भारत में संस्कृत सदमूल, जिसका अर्थ होता है पौधे की जड़, आधारण, कारण, उत्पत्ति आदि जहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे हम कह दें कि 4 का जो हमारा वर्गमूल है वो 2 है, ये जो वर्ग मिला तो 2 के कारण ही है। इसी तरह 8 का जो घनमूल लेंगे वो भी 2 होता है, यानी 2 से ही हमें घन मिला है। तो ये 2 निकल रहा है, ये मूल है। मूल से हमने वर्ग भी बना लिया, इसी मूल से हमने घन भी बना लिया, तो ये क्या बन गया? मूल, यानी उत्पत्ति, कारण। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राचीन भारत में, ये तो हो गया हमारा। संस्कृत में वर्गमूल के लिए वर्गमूल यानी आधार कार्ड, उत्पत्ति, और घनमूल के लिए घनमूल का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात संस्कृत शब्द मूल की गणितीय अवधारणा का अनुकरण अरबी और लैटिन में पौधों की जड़ों को शब्द करने में जिद्र और मूलांक के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। अरबी में इसको जिद्र कहते थे, और लैटिन में मूलांक कहते थे, रेडिक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भारत में मूल शब्द का प्रयोग कम से कम पहली शताब्दी में सामान्यतः संवत पूर्व से होता आ रहा है, इतना पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अन्य परीक्षित पाद का मतलब आधार, कारण, उत्पत्ति था। ब्रह्मगुप्त 688 सामान्य संवत यानी 688 ईस्वी बाद के अनुसार किसी कृति या वर्ग का पाद या मूल वह है जिसका वह वर्ग होता है। कि किसी भी जो हमारी संख्या है, मान लो कोई संख्या हम 9 ले लें, तो ये किस इसका मूल क्या है? 3 है, क्योंकि 3 हमने 3 से ही 9 बना हुआ है। बस ये चीज़ आपको पढ़ना है। आइए पता लगाइए, हमारा एक्सरसाइज है, कोई नहीं 5-6 क्वेश्चन है, हम इसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।